आज हम गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा या संवैधानिक सुधारों संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। सन 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम द्वारा भारत के लिए जिस रूप में संवैधानिक सुधारों की व्यवस्था की गई थी वे भारत की राष्ट्रीय आशाओं व आकांक्षाओं से एकदम विपरीत थी। उग्र राष्ट्रवादियों ने इसकी प्रारंभ से ही तीव्र आलोचना की। उग्र राष्ट्रवादियों ने यद्यपि प्रारंभ से इसकी प्रशंसा की, किंतु एक साल के अंदर ही उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में उनके साथ छल किया गया है। स्वयं गोखले इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भले ही इन सुधारों में कुछ अच्छी बातें भी थी, किंतु व्यवहार में सरकार ने अपने विभिन्न कानूनों एवं अधिनियमों द्वारा उन्हें प्रभावहीन कर दिया। आर.सी. मजूमदार का कहना था कि यह कहना अधिक सही होगा कि 1909 का अधिनियम कभी स्वीकार नहीं किया गया और वास्तव में एक ऐसा शिशु था जिसका अभी जन्म होना था। गोखले ने एक सुधार योजना 1915 में सरकार को सौंपी, किंतु इसे सरकार द्वारा अगस्त 1917 में प्रकाशित किया। यह उल्लेखनीय है कि गोखले ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही इस सुधार योजना को तैयार किया था। अतः जब यह प्रकाशित हुई तो जनमत ने इसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा पॉलिटिकल टेस्टामेंट कहना उचित समझा, किंतु वास्तव में तथ्यात्मक दृष्टि से इसे उनका राजनीतिक वसीयतनामा नहीं कहा जा सकता। उनके सुधार संबंधी अंतिम आदर्श के प्रसंग में इसे गोखले द्वारा सुझाए गए सुधार प्रस्ताव निम्न प्रकार है। पहला है प्रांतीय शासन से संबंधित सुझाव। गोखले ने मुख्य रूप से प्रांतीय शासन से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए। वस्तुतः वे इस स्तर पर शासन में भारतीयों की भागीदारी में ऐसी वृद्धि चाहते थे जो भविष्य में भारत में स्वशासन की स्थापना के लिए आधार का कार्य करे। पहला इसमें प्रांतीय कार्यकारिणी। प्रांतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष गवर्नर हो जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड के द्वारा की जाए। दूसरा, गवर्नर की मदद के लिए प्रांतीय कार्य परिषद हो जिसमें कुल 6 सदस्य हों, जिनमें से कम 3 भारतीय हों, किंतु कार्यकारी परिषद में भारतीय नागरिक सेवा के सदस्य भी नियुक्त किए जा सकते हैं। तीसरा, प्रांतीय शासन के अग्रलिखित विभागों को उसके उपरोक्त 6 सदस्यों में स्पष्ट रूप से बांटा जाए और उन्हें इनका प्रभारी बनाया जाए। गृह, वित्त, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय प्रशासन, उद्योग व वाणिज्य। दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता। पहला है प्रत्येक प्रांत की विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 से 100 तक होनी चाहिए। इनमें कुल 80% सदस्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों एवं विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्वाचित होने चाहिए। मुसलमानों तथा अल्पसंख्यकों को इन विधान परिषदों में विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और शेष 20% सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त नामजद गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए, किंतु इन सभी सदस्यों को आवश्यक रूप से विशेषज्ञ होना चाहिए। दूसरा है प्रांतीय सरकार के पास राजस्व के अग्रलिखित स्रोत होने चाहिए, जैसे भू राजस्व, आबकारी, वन, सिंचाई, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन आदि। प्रत्येक प्रांतीय सरकार के लिए आवश्यक होना चाहिए कि वह निर्धारित किए गए अनुपात के अनुसार करों से प्राप्त अपने राजस्व का एक हिस्सा भारत की केंद्रीय सरकार को अंशदान के रूप में प्रदान करें। तीसरा है प्रांतीय कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के आपसी संबंध। प्रांतीय कार्यपालिका का जीवन भले ही प्रांतीय व्यवस्थापिका के विश्वास मत पर आधारित नहीं हो, किंतु उसे प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति व्यवहारिक रूप में उत्तरदायी अवश्य बनाया जाना चाहिए। चौथा है प्रांतीय शासन का विकेंद्रीकरण। प्रांतीय शासन को जिला स्तर पर विस्तृत रूप में विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और इस प्रकार जिला स्तर पर प्रशासन पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। पहला, जिला स्तर पर जिला परामर्शदात्री परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। इस परिषद के कम से कम आधे सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होने चाहिए। कलेक्टर को इस परिषद के परामर्श को मानना आवश्यक होना चाहिए ताकि जिले के प्रशासन पर लोकप्रिय नियंत्रण स्थापित हो। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें निर्वाचित सदस्यों के अलावा कुछ मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें केंद्रीय प्रशासन से संबंधित सुझाव। केंद्रीय कार्यपालिका केंद्रीय शासन का अध्यक्ष वायसराय है और शासन में उनकी मदद के लिए कार्यकारी परिषद अर्थात वायसराय की कार्यकारी परिषद होनी चाहिए। इसमें कुल 6 सदस्य होने चाहिए, जिनमें से कम 2 भारतीय होने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को अग्रलिखित 6 विभागों का प्रशासन करना चाहिए और इन विभागों
को इन सदस्यों में वितरित किया जाना चाहिए। आंतरिक, वित्त, विधि, संचार, प्रतिरक्षा और विदेश। दूसरा है केंद्रीय व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह भारतवर्ष की विधानसभा नाम दिया जाना चाहिए। इनकी सदस्य संख्या 100 की जानी चाहिए। जब तक कि प्रांतीय स्तर पर लागू की गई नई व्यवस्था प्रांतीय स्वायत्तता का पर्याप्त प्रशिक्षण व अनुभव प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षा सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहना चाहिए। केंद्रीय विषयों के शासन में केंद्रीय विधानसभा की भूमिका में प्रभावशाली वृद्धि होनी चाहिए और विशेषकर उसे रक्षा व वित्त के मामलों में अधिक अधिकार व शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है अन्य सुझाव। भारत के संपूर्ण शासन का गठन एकात्म शासन व्यवस्था में अनुरूप रखा जाना चाहिए, किंतु प्रांतीय शासन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण पर्याप्त मात्रा में घटाया जाना चाहिए, अर्थात उसे प्रांतीय शासन पर नाम मात्र का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसमें प्रांतीय स्तर पर स्वशासन की दिशा में बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रांतीय सरकार को निर्धारित अनुपात में अपने द्वारा एकत्रित राजस्व का एक हिस्सा भारत की केंद्रीय सरकार को अंशदान के रूप में देना चाहिए। यह व्यवस्था 5 वर्ष के लिए होनी चाहिए, अर्थात प्रति 5 वर्ष बाद इसमें उचित संशोधन किया जाना चाहिए। भारत की सेना में भारतीयों को कमीशन प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होने चाहिए और इस उद्देश्य से भारतीयों के लिए प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। इंग्लैंड स्थित भारत मंत्री की परिषद समाप्त की जानी चाहिए और भारत मंत्री का पद बना रहना चाहिए, किंतु उसके अधिकारों में पर्याप्त कमी की जानी चाहिए और उसे क्रम से उपनिवेश मंत्री जैसा पद बनाया जाना चाहिए। उसे भारत सरकार के वित्तीय व अन्य मामलों में नाम मात्र के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। भारतीय शासन में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन पद्धति द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उपरोक्त विवरण से ये स्पष्ट है कि गोखले द्वारा सुझाए गए संवैधानिक व प्रशासनिक सुधारों का वास्तविक उद्देश्य प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की दिशा में प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इस दृष्टि से जिला स्तर तक की सत्ता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का विशेष महत्व। इस सुधार योजना का एक कमजोर पक्ष मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यकों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने की व्यवस्था को माना जाता है। कुल मिलाकर यह योजना स्वयं गोखले द्वारा निर्धारित अंतिम उद्देश्य औपनिवेशिक स्वशासन की स्थापना नहीं करती है, किंतु इस अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रांतीय स्वशासन की ओर पर्याप्त मात्रा में बढ़ने की कोशिश अवश्य करती है। इसके अलावा यह योजना केंद्रीय शासन व गृह शासन, भारत मंत्री व उसकी परिषद में भी उचित व महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव प्रस्तुत करती है। तत्कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में इस सुधार योजना को यथार्थवादी राजनीति की दृष्टि से एक उदारवादी रचनात्मक कदम कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गोखले का जो राजनीतिक वसीयतनामा था उसके अंतर्गत नाम दिया गया, बाकी उन्होंने जो प्रशासनिक सुधार की बात की वो था कि किस प्रकार से भारत का जो प्रशासन है वो ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत रहते हुए कैसे धीरे धीरे सैन्य वह भारतीयों के हाथ में आ सकता है। इसलिए उन्होंने जो प्रांतीय व्यवस्था थी उस प्रांतीय और कार्यकारिणी व्यवस्था में सुधार के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए और गवर्नर जनरल और उसके नीचे की जो कार्यकारिणी थी उनमें भारतीयों की नियुक्ति के बारे में बताया और साथ ही साथ उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि धीरे धीरे जो अधिकार है वह भारतीयों के हाथ में आ जाए, यानी कि पहले हम स्वशासन की प्राप्ति करें और स्वशासन मिलने के बाद फिर हम स्वराज की ओर अग्रसर हों। थैंक यू।